हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्लानिंग चैप्टर का क्विक रिकैप करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग। तो सबसे पहला बात कि प्लानिंग है क्या और ये पूरे ट्वेल्थ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा क्या, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि प्लानिंग कहते किसे हैं, प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, थिंकिंग इन एडवांस। ठीक है। एडवांस में ये सोचना, ये समझना कि करना क्या है, कब किस काम को करना है, किस तरह से उस काम को किया जाएगा, ये सभी चीज़ें प्लानिंग में आ जाती हैं। यानी कि इन शॉर्ट, थिंकिंग इन एडवांस इज नोन एज प्लानिंग। Planning means setting objective for a given time period, formulating various courses of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative। कि हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं एक गिवन टाइम फ्रेम में कि इतने समय में हमें क्या काम करने हैं, और देखते हैं कौन कौन से तरीके से इस काम को कर सकते हैं, फिर उसमें से बेस्ट तरीके को चूज़ करते हैं, है ना, और एक्ट करते हैं। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का प्लानिंग। एंड इन्वॉल्व्स थिंकिंग इन एडवांस, यही चीज़ें इसमें बोली गई कि थिंकिंग इन एडवांस, पहले ही सोचना काम को करने से पहले कि हमें क्या काम करने हैं, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, फॉर whom इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, ये सभी प्लानिंग में आ गया। प्लानिंग ब्रिजेस गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आज हम कहाँ पे हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बीच का ही जो गैप है उसी को प्लानिंग से हम लोग क्या करते हैं, दूर करते हैं। यानी प्लानिंग ब्रिजेस गैप, ये ब्रिज करता है, ये कनेक्ट करता है प्रेजेंट को फ्यूचर से। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट वर्क टू बी डन इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमें क्या काम करने हैं वो हमें प्लानिंग से ही डिसाइड होता है। नेक्स्ट कुछ फीचर्स देख लेते हैं इसके कि फीचर्स क्या क्या है प्लानिंग के। सबसे पहला है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। आप भी कोई भी तरह का यहाँ पे आप प्लानिंग करोगे तो आप किस चीज़ पे फोकस करोगे, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में। जैसे आप एग्ज़ाम से पहले अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो एक ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर रखा होगा कि एग्ज़ाम्स में किस तरह का परफॉर्म करना है। ठीक है। तो आप जो भी प्लान कर रहे हो कि ऐसे ऐसे वीडियोस को देखना है, वन शॉट में पहले वीडियोस को हम कवर करेंगे, जो टीचर ने हमें बताया है उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। और ये सब क्यों कर रहे हैं, ये करेंगे क्यों, ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स अटेन करने के लिए। तो प्लानिंग मेनली फोकस करता है किस चीज़ को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को। उसी तरह से बिजनेसेस भी ऑब्जेक्टिव सेट करती है, जैसे अपने सेल्स को 30% से बढ़ाना है, नए ब्रांच ओपन करने हैं, इतना एम्प्लॉयज़ को हायर करना है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह का प्लानिंग चल सकता है। मेनली इसमें सबसे पहला है कि ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना, कि उद्देश्य क्या है हमारा अल्टीमेटली। नेक्स्ट, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमने देखा कि सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। इट प्रिसीडेड द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल मैनेजेरियल फंक्शन एंड अलाउज मैनेजर टू ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज इन अ बेटर वे। तो प्लानिंग पहला स्टेप है और ये हमें गाइड करता है कि आगे क्या क्या स्टेप होंगे। नेक्स्ट, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या हो जाता है, ये हम स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट से ही, कि परवेसिव का मतलब क्या हो गया, विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह होगा, ऑल परवेसिव। तो चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर जगह प्लानिंग का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे हम कोई भी डिपार्टमेंट का बात कर ले, प्लानिंग का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। तो प्लानिंग हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। क्यों कॉन्टिन्यूअस होता है प्लानिंग, तो अब ऐसा नहीं है कि आज हम एक गोल अचीव कर लिए और पिछले बार हमने प्लान किया था और एक गोल अचीव हो गया हमारा, तो अब हम प्लानिंग ही बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर ट्वेल्थ के बोर्ड आप क्लियर कर लिए, अच्छे मार्क्स आपने ले आए, तो ऐसा नहीं है कि अब उसके बाद से आप प्लान करना ही छोड़ दोगे कि अब तो पढ़ने लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा कि अब कौन से स्ट्रीम हम लोगों को चूज़ करने हैं, कौन से कोर्सेज में इनरोल होना है, फिर आगे कौन से जॉब करने हैं, किस तरह के वर्क करने हैं हमें, ये सब कॉन्टीन्यूस लाइफ ये चलते रहेगा। ठीक है। तो प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूअस। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है। हम लोग टाइम ट्रैवल तो कर नहीं सकते हैं कि पास्ट में जाके अपने चीज़ों को सुधार लें, तो यहाँ पे प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक ही होगा।
ठीक है, प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर नॉट फॉर पास्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग में हमेशा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है कि हम प्लान करेंगे तो उसमें से चूज़ करते हैं कि कौन से तरीके से हम बेटर इस ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सकते हैं। जैसे आप चूज़ करोगे कौन से तरीके से आप क्या हो सकता है कि अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हो, किस तरह का आप प्रिपरेशन करोगे, कौन से मटेरियल स्टडी मटेरियल आप ऑप्ट करोगे, किस तरह के स्टडी वीडियोस आप देखोगे, किस तरह से टीचर से आप कंसल्ट करोगे, इंटरेक्ट करोगे कि इस आप क्या कर सको उसमें डिसीजन मेकिंग कि चूज़ करना, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बना लेना कि एग्ज़ाम से पहले हमें कैसे परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, यानी कि ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ब्रेन से करने वाला काम है और इसमें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है। प्लानिंग हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव, इनोवेटिव, इन सभी चीज़ों से, इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है कि हम किस तरह से प्लान करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स हमारा अटेन हो पाएगा। सो इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। नेक्स्ट आगे देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, अगर ये हम लोग देखें तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या कर रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। डायरेक्शन किस चीज़ के लिए, तो ये एक मैप के तरह है। जैसे हमने पहले डिसाइड कर लिया कि अच्छा इस तरह हमें क्या करना है, परफॉर्म करने हैं, तो जैसे ही ब्लूप्रिंट आ गया अब उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करने हैं, काम करने हैं। तो प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमें। प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का जो रिस्क है उसको कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया कि अगर कोई पर्सन क्या हो रहा है कि बाइक चला रहा है या कार चला रहा है, तो बाइक अगर चला रहा है कोई पर्सन तो वो एक्सीडेंट होने से वो एक्सीडेंट के खतरे को क्या कर सकता है, एलिमिनेट नहीं कर सकता है, बट रिड्यूस कर सकता है। किस तरह का प्लानिंग करके, वो प्लान कर सकता है कि अगर मेरे बाइक से किसी को अगर टक्कर लग गई तो उसके लिए इंश्योरेंस मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की उसे भी पे कर सके। फिर इस तरह का ये करेगा कि हेलमेट लगा के चलेगा कि उसे कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो। इस तरह का रिड्यूस कर सकता है अनसर्टेनिटी प्लानिंग से, बट एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जो अनसर्टेनिटी का रिस्क है, अनसर्टेनिटी का मतलब फ्यूचर में कोई भी चीज़ें आ सकती हैं, किसी भी तरह का सिचुएशन आ सकता है, तो उससे एक बचाव हमारा क्या करता है कि रिस्क को क्या करता है, कम करता है प्लानिंग। हम पहले एडवांस में, जैसे आग लग सकता है हमारे फैक्ट्री में, तो हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि किस तरह से उस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर दे। तो इंश्योरेंस ले सकते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, फायर अलार्म लगा सकते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन हम प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, रिस्क जो होगा वो कम होगा अनसर्टेनिटी का। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज़। वेस्टफुल एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होते हैं उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसे हम खत्म कर सकते हैं प्लानिंग से। जैसे आप समझो कि आप मॉल में जा रहे हो कुछ सामान परचेज करने के लिए, अगर प्री डिसाइडेड आपका रहेगा कि ये सामान खरीदने हैं, तो क्या होगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होगा, है ना। पहले आपने लिस्ट लेके आप यहाँ पे गए हो कि ये सामान खरीदने हैं, ये प्रोडक्ट परचेज करने हैं, तो आप वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होगे। अगर आप ये डिसाइड नहीं करोगे तो हो सकता है आप जैसे मॉल में एंटर करो आपका ध्यान भटक जाए और आप वेस्टफुल चीज़ों को, जिसका ज़रूरत नहीं भी है, उसको भी आप परचेज कर लो। तो प्लानिंग से हमारा वेस्टफुल एक्टिविटीज़ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसी तरह से फर्म भी रिड्यूस कर सकती है अपने वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। अब जैसे हमने इंपॉर्टेंस में देखा कि प्लानिंग क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग से हमें नए नए तरह के आइडियाज़ आते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं नए नए आइडियाज़ को डेवलप करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ को आसानी से वो अवेल कर पाएँ। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने का यहाँ पे हमारा पावर बढ़ता है प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें डिसाइड करने होते हैं कि मोस्ट वेएबल ऑप्शन कौन से हैं, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन से हैं। ठीक है, प्लानिंग स्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब जैसे स्टार्टिंग में मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलिंग किसे कहते हैं, तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या हो जाता है कि एक स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, और एक है एक्चुअल परफॉर्मेंस, दोनों को क्या करना रहता है, कंपेयर करना रहता है। तो जो स्टैंडर्ड है कंट्रोलिंग का वो प्लानिंग में ही स्टैब्लिश होता है। जैसे कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया है कि 30% सेल्स को बढ़ाना है। अब जितना भी सेल्स बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली मान लेते हैं 28% बढ़ा या 25% बढ़ा, तो कंपेयर कंट्रोलिंग में किससे करेगा, 30% से। और ये 30% कहाँ सेट हुआ है,
प्लानिंग में सेट हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग का क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहला, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब एक प्लान जो आ गया, अब वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो क्या कर दी, प्लान सेट कर दी, अब वो क्या है, रिजिड हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो जल्दी चेंज नहीं हो रहा है। तो दे स्टॉप टेकिंग और गिविंग सजेशन एंड न्यू आइडियाज़। तो अब जैसे जब चेंज नहीं होगा तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे अब वो यहाँ पे सजेशंस वगैरह देना बंद कर देंगे, क्योंकि ये रिजिड है। ठीक है। प्लानिंग डिस्करेजेस इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। जैसे आप मान लेते हैं आपके घर में कोई चीज़, कोई फंक्शन ही परफॉर्म हो रहा है और फंक्शन में आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, लेकिन अब आपके पेरेंट्स ने आपको कह दिया कि ऐसे ऐसे ही होगा। अब आपके पास आइडियाज़ भी होगा तो आपका चलेगा ही नहीं वहाँ पे कि ये प्लान सेट है, इसी के अकॉर्डिंगली होगा, इसमें इफ़ और बट का कोई सिचुएशन, कोई गुंजाइश नहीं है। उसी तरह से टॉप लेवल मैनेजमेंट यहाँ पे काम करती है, तो वो फिर रिजिड हो जाता है और ये हमारा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, जो चेंजेबल इन्वायरमेंट है। बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है। इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा बिजनेस इन्वायरमेंट, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में आपने ये देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट में कई फैक्टर्स हैं, कई डायमेंशंस हैं, और बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है। और प्लानिंग हम उतने तेज़ी से चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लान हमने किया तो कुछ समय तक हमें रन करना पड़ेगा। अब डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लान हमारा वर्क नहीं भी कर सकता है। जैसे पैंडेमिक के सिचुएशन में, कोरोना के सिचुएशन में क्या हुआ कि बहुत लोगों ने प्लान करके रखा होगा कि इस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, इस तरह से नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो वही हो जाता है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब प्लानिंग करने में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे किस किस चीज़ों में कॉस्ट लगते हैं, तो आप समझ लो यहाँ पे क्या हो गया कि प्लानिंग के लिए अगर हम मान लेते हैं कि एक बिज़नेस है, उसमें एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, और बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फर्म में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। ठीक है। अब नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो इसमें प्लान होगा कि कौन सा फ्लेवर इसमें लगेगा, किस तरह के हमारे प्राइसिंग होंगे, ये सभी चीज़ें अब प्लान करने में हमारा कॉस्ट लगेगा, क्योंकि मीटिंग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंडक्ट करने पड़ेगा, मल्टीपल चेक लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पायलट सर्वे करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये चीज़ें सही हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। इस तरह से प्लानिंग में हमारा कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि प्लानिंग करने में हमें समय ज़्यादा यहाँ पे लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। अब जैसे आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप देखो तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन वर्थ इट भी होता है प्लानिंग। जैसे आप एग्ज़ाम से पहले अगर रूटीन बना के प्रॉपर सिस्टम में अगर आप पढ़ते हो तो प्लान करने में थोड़ा सा समय आपका लगेगा, लेकिन आपको वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि अभी क्या काम करने हैं, अभी क्या क्या काम करने हैं। तो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में आप इंडल्ज नहीं होगे, एक ही काम 2 बार 3 बार नहीं होगा। तो ये हमारा प्लानिंग का फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग तो है, तो ये एक तरह का इसका नुकसान भी है, लिमिटेशंस में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। कितना भी बेस्ट प्लान क्यों ना हो, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही अनसर्टेन है, इसके वजह से प्लानिंग हमारा सक्सेस को गारंटी नहीं देता है कि हमारा प्लान बेस्ट है तो सक्सेस होगा ही होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है इसका। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब प्लानिंग कैसे, क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि रिजिड है। स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, तो रिजिड है, तो यहाँ पे जो भी आप, जैसे आपके घर में वो भी फंक्शन वाला एग्जांपल मैंने दिया, तो वहाँ पे प्लानिंग क्या बोला गया कि वो रिजिड है। पेरेंट अगर बोल दिए कि कोई चेंजेस यहाँ नहीं करने हैं, तो आप कितने भी क्रिएटिव हो जाएं, आपका क्रिएटिविटी घट जाएगा। आपको जब इनिशिएटिव ही नहीं लेने को बोला जाएगा, सो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है एक्सटर्नल लिमिटेशंस। कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस है जो पूरा का पूरा यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट का ही है। जैसे चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, हमारा जो प्लान था और गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, तो अब हमें वो प्लान काम नहीं करेगा हमारा। नेचुरल कैलामिटी, जैसे हमने पैंडमिक का सिचुएशन अभी एग्जांपल लिया कि आपका बेस्ट प्लान था, लेकिन अब पैंडमिक, अर्थक्वेक, फ्लड, इन सभी से अफेक्ट हो गया। चेंजेस इन द स्ट्रैटेजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रैटेजीज चेंज हो गया। ठीक है। रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में अफेक्ट प्लानिंग, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बार बार यहाँ पे चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी प्लानिंग हमारा काम ना करे। या फिर इकोनॉमिक या सोशल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ जाए तो उसमें भी प्लानिंग काम नहीं करे। तो इस तरह का हमारा कुछ क्या हो सकता है, लिमिटेशंस हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लानिंग का कि डेट इज़ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट हो सकता है कि पूरा का पूरा प्लानिंग प्रोसेस आपसे ना पूछे,
तो उसमें से कुछ एक आपको पूछ दे कि अच्छा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताने के लिए, प्रीमाइसेस के बारे में बताने के लिए, इस तरह से आपसे पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि एक केस स्टडी देखे कि इसमें जो स्टेप फॉलो किए गए हैं उसके बारे में बताएं, या उसके आगे के 2-3 स्टेप्स के बारे में आप बताएं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं है क्या। सबसे पहला आ गया कि प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे पहला प्रोसेस है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या करने हैं, सेट करने हैं। ठीक है, कि उद्देश्य क्या है हमारा। जैसे अगर प्लान सबसे पहले हमने सेट किया कि 30% सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि दीज ऑब्जेक्टिव क्लियरली लेट डाउन दैट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, दे गिव डायरेक्शन टू फंक्शनिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, ईच डिपार्टमेंट इज देन रिक्वायर्ड टू सेट ऑन इट्स ओन ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर से डिसाइड हो गया टॉप लेवल के अकॉर्डिंगली मिडिल लेवल अब प्लान करेगा, ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली लोअर लेवल सेट करेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। ठीक है, आप देखो, आप वीडियो को पॉज करके आप इस चीज़ों को पढ़ भी सकते हो, अच्छे से आप पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रीडिंग आप मार्क्स अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो बुक्स को रीड करो, नोट्स को रीड करो अच्छे से, तो आप, क्योंकि केस स्टडीज़ वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जब आप रीडिंग अपना बढ़ाओगे, रीडिंग प्रैक्टिसेस बढ़ाओगे। ठीक है, अब यहाँ आते हैं कि डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ठीक है, सेकेंड है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर लिया, अब कुछ एजम्पशंस हमें क्या करने हैं, सेट करने हैं। ठीक है, हमें क्या करने हैं, एजम्पशन सेट करने हैं कि अब इस कैसे कैसे ये काम होगा। तो एजम्पशन का मतलब फोरकास्टिंग भी यहाँ पे हम कर सकते हैं कि हमने 30% सेल्स बढ़ाया है, मतलब यहाँ पे हमारा गोल था 30% सेल्स को इंक्रीज़ करना। अब एजम्पशंस हमें लेना पड़ेगा कि मार्केट कंडीशन चेंज नहीं होगा, ठीक है, ऐसे सिचुएशन नहीं आएंगे, कुछ एजम्पशंस लेके ही हमें काम करने पड़ते हैं, और वो सर्टेन नहीं है। एक ये भी बात है, क्योंकि अनसर्टेन है, तो बैक हमारा जो रिकॉर्ड है, प्रीवियस ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, उस ट्रेंड के बेसिस पे हम कुछ एजम्पशंस सेट कर सकते हैं। इसी को प्रीमाइसेस कहते हैं, एजम्पशंस को ही क्या कहते हैं, प्रीमाइसेस कहते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इससे पहले हमने क्या किया, तो इससे पहले हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया हमने, जैसे 30% सेल्स को बढ़ाना है। प्रीमाइसेस सेट कर लिया है, डेवलप कर लिया है हमने कि ऐसे ऐसे फ्यूचर कंडीशंस हो सकते हैं, इसके बेसिस पे ही हमें आगे प्लान करने हैं। ठीक है, अब जैसे मार्केट कंडीशन अभी फेवरेबल है, ये ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सपोज़ कि कोई ऐसा इंडिया में मान लेते हैं कि अभी धनतेरस का बात अगर कर लें कि धनतेरस के समय सेल्स बढ़ रहा है, तो हमने प्लान कर लिया कि 30% सेल्स डेवलप करने हैं। प्रीमाइसेस यहाँ पे हमने लगाया है क्या कि अभी डिमांड बढ़ेगा, अभी मार्केट फेवरेबल है, अभी इस तरह का स्कीम हम लगा सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं, डैट इज़ डेवलपिंग प्रीमाइसेस एजम्पशन। और फिर हमारा थर्ड आ जाता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अब एक ही काम को करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे सेल्स बढ़ाने हैं, तो सेल्स बढ़ाने हैं तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, जैसे बाय इन्हांसिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, ऐड हम लोग बढ़ा दें अपना, है ना, बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह लगा रहे हैं, तो एक तरीका ये हो सकता है सेल्स को बढ़ाने का। दूसरा हो सकता है बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल्स। डोर टू डोर सेल्स यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं, सेल्समैन को अपॉइंट करके इस तरह से सेल्स बढ़ा सकते हैं। तीसरा बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर करें। चौथा बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट लाइन, नए नए प्रोडक्ट लाइन को लेके आ सकते हैं ताकि हमारा सेल्स बढ़े हमारे कंपनी का। तो मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, तो वो आइडेंटिफाई करना कि कितने तरीके हैं इस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने को। अब ये हमारा जब तय हो गया, नेक्स्ट है इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हर एक जो एक्शन था हमारा अल्टरनेटिव था, उसे हम क्या करेंगे, एवेलुएट करेंगे कि कितना ज़्यादा वो हमारा प्रॉफिटेबल है या सूटेबल है हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंगली। हम यहाँ पे देखेंगे इन फाइनेंशियल प्लान रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आर इम्पॉर्टेंट, कि कितना रिस्क है, कितना रिटर्न आएगा उसमें। ठीक है, ये सभी चीज़ों को इवेलुएट करेंगे, कितना अर्निंग होगा, टैक्सेस क्या होगा, अर्निंग पर शेयर क्या होगा, बहुत सारे एक्शन जो हैं उसे हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है, चेक करना है। ठीक है, कि अगर हम सेल्समैन को ज़्यादा अपॉइंट करते हैं तो कितना कॉस्ट आएगा, अगर हम ऐड करते हैं तो कितना कॉस्ट आएगा और रिटर्न आने का क्या चांसेस है। ठीक है, और अगर डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो कितना खर्च आ रहा है, कितना हमारे यहाँ पे रिटर्न आने का चांसेस है, इवेलुएट करेंगे। अब इवेलुएट करने के बाद हम यहाँ पे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट प्लान है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जो हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंगली सूटेबल हो, प्रॉफिटेबल हो, ठीक है,
हमारा यहाँ पे कॉस्ट कम लगे, प्रॉफिट ज़्यादा आए, तो उसके ही अकॉर्डिंगली बेस्ट प्लान सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, बेस्ट प्लान हमने सिलेक्ट कर लिया, तो अब क्या करना है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, प्लान को पुट टू एक्शन यहाँ पे अब एक्शन में लेके आना है। यहीं तक हमारा अंत नहीं होता है अब, क्योंकि हमारा क्या है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है प्लानिंग, तो बीच बीच में मॉनिटर भी करते रहना पड़ेगा, क्या वो सही जा रहा है हमारा प्लान, या फिर कुछ डेविएशंस भी है, अगर हैं कुछ तो उसे बीच बीच में हमें करेक्ट भी करना पड़ेगा। तो डैट इज़ फॉलो अप एक्शन। तो ये था आपका क्या, प्लानिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। तो टाइप्स ऑफ प्लान, कितने तरह के प्लान हो सकते हैं, प्लान है क्या। तो प्लान हमारा क्या हो जाता है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर टू बी मेट। जनरली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लानिंग अगर करते हैं तो प्रॉपर सिस्टम से आउटलाइन, एक ब्लूप्रिंट हम लोग सेट करते हैं, है ना, सोच तो लिए, लेकिन उसे पेपर पे डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और बिजनेस में खास तौर पे ये सभी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस चीज़ों को देख सकें, एनालाइज कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्शन ले सकें। तो टाइप्स ऑफ प्लान में देखते हैं, प्लान दो तरह का होता है। मेनली प्लान को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, एक सिंगल यूज प्लान और एक स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान में बजट और प्रोग्राम्स आ जाते हैं, और स्टैंडिंग प्लान में पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स आ जाते हैं। और इन दोनों में जो नहीं आते हैं वो कुछ कॉमन हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे सिंगल यूज प्लान का बात किया गया, सिंगल यूज प्लान को एडहॉक प्लान भी कहते हैं। ये कैसा प्लान है, वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, कि एक ही बार वो क्या होगा, इस्तेमाल होगा उस प्लान को बार बार हम रिपीटेटिव नहीं यूज़ कर सकते हैं, एक ही बार वो इस्तेमाल होगा, उसके बाद वो उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन आउटलाइन ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, आफ्टर द कैंपेन रन्स इट कोर्स, द शॉर्ट टर्म प्लान विल लूज इट्स रिलेवेंस एक्सेप्ट एज अ गाइड फॉर क्रिएटिंग फ्यूचर प्लान्स। अब जैसे एग्जाम्पल अब ले लो, जैसे जियो स्टार्टिंग में जब आया था तो उसने फ्री कर दिया था, पूरा का पूरा सिम, वो फ्री में सिम भी दे रहे थे और पूरा का पूरा प्लान उनका फ्री था। ठीक है, तो एक बार उन्होंने ये तरीका अपना लिया और उसके वजह से उनका सेल भी काफ़ी बूस्ट हुआ और सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, तो यही चीज़ें बार बार वो नहीं लेके आएंगे। ठीक है, अब जैसे 5G आया तो 5G में सभी कुछ ऐसा फ्री नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमारे प्लान होते हैं जो वन टाइम होते हैं, एक ही बार, रिपीटेटिव नहीं होते हैं। तो कुछ सिंगल यूज़ प्लान में आ जाते हैं। सिंगल यूज़ में दो है, एक प्रोग्राम है और एक बजट है। तो प्रोग्राम का मतलब क्या है, प्रोग्राम इज़ अ सॉलिड कॉम्बिनेशन। देखो, जो मैंने हाईलाइट किया है जो जो टर्म्स को, वो आपको ध्यान से समझने हैं, और केस स्टडीज़ में यही हाईलाइट टर्म को आपको इस्तेमाल करने हैं। वहाँ पे वो जो आ जाएगा एग्ज़ाम में, तो ऐसा ही कुछ दिया हुआ रहेगा, जैसे कॉम्बिनेशन हो गए, गोल्स, पॉलिसीज, इन सभी चीज़ों का दिया रहेगा। तो ये की टर्म्स है, ये की टर्म्स को याद आप कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी आसानी होगा। क्वेश्चन को आप करेक्टली भी कर सकोगे, एक्यूरेटली कर सकोगे, और आप इस वर्ड्स का यूज़ करोगे तो आपका मार्क्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो हाईलाइटेड यहाँ पे टर्म्स है उसे ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, प्रोग्राम इज़ अ सॉलिड कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, असाइनमेंट, स्टेप टू बी टेकन। यानी प्रोग्राम एक पूरे के पूरे बंडल को बोला गया। ठीक है, पूरे के पूरे बंडल को बोला गया, इसमें सभी चीज़ें आ गई। आगे जो जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जैसे गोल हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये सभी कुछ का एक कलेक्शन है प्रोग्राम। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम में कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाई स्टेप्स, प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट टू डील विथ अदर माइनर वर्क। तो अब ये पूरा का पूरा, यानी हमें बिजनेस कैसे सेट करने, एक एक चीज़ उसमें डिफाइन होगा, क्या प्लान होगा, क्या पॉलिसीज होंगे, किस तरह से रूल्स डिफाइन होंगे, क्या क्या टास्क होंगे, क्या क्या असाइनमेंट्स होंगे, क्या स्टेप लेने हैं, हर एक चीज़ प्रोग्राम में आ गया। ठीक है, प्रोग्राम इंटरलिंक विथ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये सभी कुछ इसमें आ जाएंगे। बजट जब भी बोले, ये क्वांटिटेटिव टर्म्स के लिए बोला जाता है, यानी नंबर वाले कुछ टर्म्स के लिए बोला जाता है। तो बजट जनरली किस चीज़ के लिए बनता है, कि हमारा कहाँ कहाँ से इनकम आएगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा, ये बजट में आ जाएगा। तो बजट जनरली जैसे ये नंबर्स में आएगा, क्वांटिटेटिव टर्म्स में, रुपीज़, प्रोडक्ट यूनिट, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी बजट में हमेशा ध्यान में रखना है कि नंबर्स में ही कुछ चीज़ें आएंगे जो पहले से डिटरमाइंड होते हैं, एस्टिमेट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान किसे कहते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स का मतलब क्या हो गया, कि जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बिजनेस मैन प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस, एंटरप्रेन्योर ड्राफ्ट अ बिजनेस प्लान बिफोर ओपनिंग द डोर
to their business and they can use their plan to guide their effort for the year into the future. वो अपने एक प्लान को ही बार बार अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे स्टैंडिंग प्लान कहा जाता है या रिपीटेटिव यूज प्लान कहा जाता है. टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान. स्टैंडिंग प्लान्स में क्या क्या टाइप्स हैं? जैसे ऑब्जेक्टिव्स हो गए. ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या हो गया? एंड रिजल्ट. जनरली ऑब्जेक्टिव को इसमें नहीं भी इंक्लूड किया जा सकता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया एंड रिजल्ट की अंत में हम चाहते क्या हैं, क्या हम चाहते हैं होना. जैसे इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%, गेटिंग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड अचीवेबल. ठीक है, तो ये देखना है कि हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा, वो हो गया ऑब्जेक्टिव की अंत में हम चाहते हैं क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है काम को करने का. ये ऑब्जेक्टिव्स हो गया. फिर ऑब्जेक्टिव के बाद है स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हो जाता है? स्ट्रैटेजी का मतलब हो गया कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. प्लान पूरा का पूरा. जैसे आप देखते होगे कि कोई टीम है ना, क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है. अब ये टीम कभी हारते रहती है तो बीच में आप देखोगे कि सभी ग्रुप बना के वो क्या होते हैं, खड़े होते हैं, प्लान करते हैं कि इस तरह पे ये यहाँ पे रहेगा, वो वहाँ पे रहेगा, इस तरह से भी स्लो बॉलिंग करने हैं या इस तरह से भी काम करने हैं. पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, यानी सब कुछ प्लान का इसमें आ गया स्ट्रैटेजी में. तो इसमें आ जाता है डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि हम क्या चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है. अडॉप्टिंग अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमें सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन लेने हैं, कि क्या हमें काम करने हैं. एलोकेटिंग द रिसोर्सेज विच आर कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या क्या हमें यहाँ पे स्टेप्स लेने हैं. स्ट्रैटेजीज रेफर टू दोज प्लान्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स टू फेस वेरियस सिचुएशन. अलग अलग सिचुएशन जो हो गए, थ्रेट जो हो गए, उसको फेस करने के लिए हम यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं. इसे स्ट्रैटेजी कहा जाता है. सिलेक्शन ऑफ अ मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जैसे एग्जांपल में आप यहाँ पे देख लो कि किस तरह से हमें एडवर्टाइजमेंट करने हैं. सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी कुछ इसमें आ जाएंगे कि हमें अगर सेल्स बढ़ाना है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने हैं तो ये सब कुछ इसमें आ जाएगा. आगे देखते हैं पॉलिसी, कि अब पॉलिसी किसे कहते हैं. पॉलिसी आर जनरल गाइडलाइन. जनरल गाइडलाइन को कहते हैं जो हमारे बिजनेस में होने चाहिए. जैसे सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली, ये हमारा पॉलिसी है कि हम उधार में सामान नहीं देते हैं. ये हमारा पॉलिसी है कि कैश में ही डील करते हैं. ये कुछ पॉलिसी हो जाता है, ये उसका अपना कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, उसे पॉलिसी कहा जाता है. जैसे रिजर्विंग सम पोस्ट फॉर वुमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना पॉलिसी हो सकता है. नेक्स्ट है प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या हो गया? सीक्वेंशियल स्टेप. स्टेप का बात किया गया है कि पहले हम ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, तो वो हो जाता है प्रोसीजर. ठीक है, तो प्रोसीजर का मतलब जैसे एग्जांपल में आप देख लो कि प्रोसेस अडॉप्टेड इन सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है तो क्या हमें प्रोसेस करना चाहिए, कि टेस्ट लेना है पहले, है ना, पहले हम ऐड करेंगे, फिर वो लोग आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद हम क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ, रेफरेंस वगैरह चेक करेंगे, फिजिकल फिटनेस चेक करेंगे उनका, और उसके बाद उन्हें ऑफर लेटर वगैरह देंगे. तो एक सीक्वेंशियल स्टेप में चल रहे हैं, दैट इज़ प्रोसीजर. ठीक है, फिर है रूल. रूल्स किसे कहते हैं? तो अब यहाँ पे रूल्स जो आ गया, रूल्स का मतलब क्या हो गया कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन, क्या करने चाहिए या क्या नहीं करने चाहिए. जैसे नो स्मोकिंग इन अ ऑफिस प्रीमाइसेस, वायलेशन ऑफ रूल्स में इनवाइट पेनाल्टी. अब वायलेशन, अगर आप रूल को वायलेट कर रहे हैं तो आप पे पेनाल्टी लगेगा. ये एक ऑर्गेनाइजेशन का रूल हो सकता है. ये भी प्लान में आएगा कि हमें कैसे सिस्टमैटिक ढंग से अपने ऑर्गेनाइजेशन को रखना है. जैसे नो स्मोकिंग इन ऑफिस प्रीमाइसेस. ठीक है, ये एक रूल हो गया. इसी तरह से काफ़ी रूल्स हो सकते हैं. आपके स्कूल्स में भी कई सारे रूल्स होते होंगे जो डायरी में मेंशन रहते होंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन बनने के टाइम ही वो सभी रूल्स डिफाइन होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है मेथड. मेथड का मतलब क्या हो जाता है? स्टैंडर्डाइज्ड वेज और मैनर्स इन विच पर्टिकुलर टास्क हैज़ टू बी डन, कि किस तरीके से हमें काम करना है, ये हो गया मेथड. जैसे वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन इट्स एम्प्लॉयज़, लाइक अप्रेंटिस ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. अलग अलग तरह का मेथड अप्लाई किया जाता है कि हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने तो कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, वो स्टैंडर्डाइज्ड वेज. तो फिर से वही मैं आपको कहूँगा कि जो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स मैंने बताया है, जो हाईलाइटेड टर्म्स है, उसे ध्यान में रखेंगे आप तो ऑटोमेटिकली ये सभी चीज़ें हो जाएंगी. तो ये हमारा क्विक रिकैप था प्लानिंग चैप्टर का, और ये डिटेल में आप समझे होंगे, आई थिंक सो. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.